मंत्री नीतीश कुमार के एक वायरल वीडियो पर जमकर सियासत हो रही है। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने बयान दे दिया। ये तस्वीर बार बार विवाद पैदा कर रही है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय हिजाब खींच दिया। यहाँ आंचल के रूप में कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया, नीतीश पर निशाना साधना शुरू कर दिया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के पक्ष में उतर आए। गिरिराज ने कहा, नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। यदि कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा, एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफी भरा प्रश्न है। हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा, ऐसा एक्सीडेंटली हुआ होगा। बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज की होगी कि काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है। इस तरह की बात किए होंगे, उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है, वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। विवाद पर विराम लगता ही दिख रहा था कि यूपी के मंत्री संजय निषाद ने हिजाब विवाद पर एक विवादित बयान दे दिया, जिस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि संजय निषाद ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया वो बेहद गलत है। गिरिराज सिंह और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं नीतीश कुमार का इरादा गलत नहीं था। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है। ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। फिलहाल इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष के नेता नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का इरादा गलत नहीं था। कोई नियुक्ति पत्र चेहरा ढक के कैसे लेने आ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीएम नीतीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिजाब मामले के बाद में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी और एडीजी एसएसजी सुरक्षा ने समीक्षा की। आपको बताते चलें कि एसएसजी का सुरक्षा घेरा पहले से सख्त होगा और सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश के करीब अब केवल हाई प्रोफाइल चुनिंदा लोग ही जा पाएंगे। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता होगी। सीएम नीतीश को सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब प्रकरण के बाद में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं असामाजिक और आपराधिक तत्व। देखिए सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जो हिजाब वाला मामला हुआ है उसके बाद से सीएम की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीएम को धमकी भी ऑनलाइन तौर पर दी जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है। हिजाब मामले के बाद में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। खुफिया एजेंसियों से मिले हुए इनपुट के बाद में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। डीजीपी और एडीजी एसएसजी सुरक्षा ने समीक्षा की है। देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लापरवाह अधिकारियों को सीधे सुधरने की चेतावनी दे दी है। राजस्व और भूमि सुधार की समीक्षा बैठक में विजय सिन्हा ने अधिकारियों को खूब सुनाई। विजय सिन्हा ने यह साफ किया कि अगर जमीन विवाद का मामला नहीं सुलझाया तो लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की तो नब जाओगे। जमीन विवाद नहीं सुलझाओगे तो जाओगे, दाखिल खारिज नहीं किया तो नप जाओगे। ये तल्ख अंदाज है बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा का। पटना में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में विजय सिन्हा ने अधिकारियों को जमकर सुनाई।
डिप्टी सीएम ने सीधे सीधे सुधर जाने की चेतावनी दी और साफ कह दिया, यदि नहीं सुधरे तो फील्ड में रहने लायक नहीं रहने देंगे। समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम अंचलाधिकारियों की छुट्टियों पर भी भड़के। जो बॉटम में टॉपर हैं वो सब मेडिकल लीव पर हैं, उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। छुट्टी पर क्यों है, लिए हैं क्या, कौन है ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी, क्या उनको जानकारी में, जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग, एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई इनकी? क्या भागने से काम चलेगा नहीं, कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। जमीन विवाद की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम ने एडीएम और डीसीएलआर को भी नहीं बख्शा। देखिए कैसे डिप्टी सीएम ने एडीएम को उसकी लापरवाही पर हड़का दिया। वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है, तो वहाँ वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया था। और बाढ़ हो जाने के बाद सर वो फिर इलेक्शन आ गया, इसी में थोड़ा पेंडेंसी सर बढ़ गया। बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा? नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी, मतलब सिर्फ अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो हैं स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर। क्यों है इतने पीछे और क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया? तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? बिहार सरकार के लापरवाह अधिकारियों को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमकर फटकार लगाई और सीधे सीधे सुधर जाने की नसीहत दी। बिहार में जमीन विवाद के सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम और भूमि सुधार राजस्व मंत्री ने इन विवादों को सुलझाने के लिए बड़ी पहल की है। अब विजय सिन्हा सीधे सीधे इन विवादों को सुलझाने के लिए अंचलाधिकारी और डीसीएलआर की क्लास लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने साफ कह दिया कि ये लास्ट चांस है, अब भी अगर नहीं सुधरे तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के दिल्ली आवास पर देखिए बिहार की एनडीए सभी सांसद पहुंचे हुए हैं। एनडीए के सभी सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हैं। नितिन नवीन का स्वागत और अभिनंदन किया गया है। ये तस्वीर सामने आई है संजय जायसवाल के आवास से, जहां पर आप देखिए नितिन नवीन जो कि नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं और ऐसे में उनको यहां पर उनको शुभकामनाएं दी गई, बधाई दी गई। नितिन नवीन का स्वागत और अभिनंदन किया गया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के दिल्ली आवास पर बिहार एनडीए के सभी सांसद वहां पर पहुंचे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो नितिन नवीन का यहां पर स्वागत किया गया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि ये युवाओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह होता है और मेरे प्रधानमंत्री ने भी इस बार बिहार चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच, हम लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि एक हम लोग का MY समीकरण है जहाँ पे महिला और युवा हैं। तो ऐसे में युवाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से दी गई है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहने के लिए ही युवाओं की चर्चा नहीं करते। जिस तरीके से उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष पद पर एक युवा को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसे में यहाँ पर शुभकामनाएं दी गई हैं इनको और बधाई देते हुए लोग दिखाई दिए हैं।
बताते चलें आपको, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का ये आवास दिल्ली का ही आवास है, जहां पर बिहार एनडीए के सभी सांसद पहुंचे हुए थे। देखिए, थावे मंदिर के गर्भगृह से चोरी की घटना ने मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की आस्था पर भी गहरी चोट पहुंचाई है। एक तरफ प्रशासन जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अगर इतने प्रसिद्ध मंदिर की सुरक्षा को चोर सेंध लगा सकते हैं तो शहर की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है। गोपालगंज का थावे मंदिर। जब प्रधानमंत्री गोपालगंज या बिहार आते हैं, थावे मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। जिस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर में हो गई चोरी। गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे मंदिर में हुई चोरी न सिर्फ मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि माता पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों की आस्था को भी इससे गहरी चोट पहुंची है। हम लोग काफी आहत है, क्योंकि कानून व्यवस्था इतना होने के बाद भी और बगल में थाना है, उसके बाद भी चोरी हो जाना, ये बहुत ही अब क्या कहा जाए, इसमें बहुत ही दुखद घटना है। मान लीजिए आम लोग भी काफी दुखी है, जब यहाँ इतना सुरक्षा के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो गांव घर में क्या हो सकता। मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मास्क पहने दो लोग दिख रहे हैं। खुद देखिए, वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक चोर हाथ में दानपत्र लेकर निकल रहा है तो दूसरे के हाथ में लोहा काटने वाला कटर है। बताया जा रहा है इसी कटर से चोर ने मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर चोरी की। जानकारी के मुताबिक मंदिर से चोरों ने सोने का मुकुट, सोने की छतरी, सोने का मांग टीका, सोना चांदी और पैसों से भरा दान पत्र लेकर फरार हो गए। मंदिर में चोरी पर प्रधान पुजारी संजय पांडे कहते हैं कि मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है, लोग काफी संख्या में चढ़ावा चढ़ाते हैं। उन्होंने भरोसा जताया, पुलिस जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाएगी। मन तो बहुत दुखित है और इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि भविष्य में ऐसा भी होगा। लोग श्रद्धा का, आस्था का स्थान है यहाँ, और लोग बड़ी श्रद्धा से, आस्था से आते हैं और उसी तरह का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। उनकी आस्था थी और वहाँ था मंदिर है, वहाँ बहुत सामान है, लेकिन जो लोग भी ले गए हैं उनका भला नहीं होगा। माता का महिमा है, जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे। बताया जा रहा है चोर पीछे से सीढ़ी और रस्सी के जरिए मंदिर में दाखिल हुए और फिर कटर से गर्भगृह का ताला काटकर चोरी की। घटना के बाद पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड जांच में जुटी है। पुलिस दावा कर रही है जल्द से जल्द चोरों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है, डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है। अब पुलिस जो भी दावा करे, पर इतनी सुरक्षा के बावजूद मंदिर के गर्भगृह से चोरी हो जाना बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद मंदिर में चोरी कैसे? क्या चोरों में पकड़े जाने का कोई डर नहीं? क्या चोरों के ऊपर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, मां के मंदिर में चोरी करने वाले चोर कब पकड़े जाएंगे? गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, गोपालगंज से खबर मिल रही है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में सारण रेंज की डीआईजी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर देखिए, डीआईजी नीलेश कुमार ने घटनास्थल की जांच करने के बाद में थावे दुर्गा मंदिर के टीओपी इंचार्ज
धीरज कुमार को निलंबित कर दिया है। तो वहीं 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। डीआईजी ने मंदिर की सुरक्षा में लगाए गए 4 सैप जवानों को बर्खास्त करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है इस मामले में। मंदिर में जो चोरी हुई उससे जुड़ी ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि चोरों को पकड़ने की कवायद भी तेज है, लेकिन इसी बीच देखिए जो खबर ये मिल रही है कि इस कांड में सारण रेंज के डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है और नीलेश कुमार ने घटनास्थल की जांच करने के बाद थावे दुर्गा मंदिर के टीओपी इंचार्ज धीरज कुमार को निलंबित कर दिया है। और इसके साथ साथ देखिए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। डीआईजी ने मंदिर की सुरक्षा में लगाए गए 4 सैप जवानों को बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए हैं। से ये पता चला है कि गश्ती की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बहुत ढील हुआ है, इस कारण से इस तरह की घटनाएं हुई है। तो जिन पदाधिकारियों की लापरवाही परिलक्षित हुई है उन पर कार्रवाई हो रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गोपालगंज की घटना है और 2 छपरा की जो छोटी घटना है वो दोनों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम इस चैलेंज को सारण पुलिस और गोपालगंज पुलिस की तरफ से एक्सेप्ट करते हुए आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस केस में हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को कोई रिकवरी का न्यूज़ और अच्छे न्यूज़ देंगे। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात होने के बाद सारण डीआईजी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इस वक्त थावे मंदिर में जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। सारण डीआईजी नीलेश कुमार ने गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित के साथ पूरे मामले की जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने टीओपी के जो इंचार्ज है उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही जो थावे मंदिर में सुरक्षा के रूप में तैनात जो बीएसएफ के जवान थे उन्हें भी बर्खास्त करने के लिए सिफारिश की गई है। डीआईजी ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में एक एक बिंदु पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस के लिए चुनौती है, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिस तरह से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, इसे पुलिस भी चुनौती के रूप में ले रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। बिहार में भूमिहार ब्राह्मण विवाद पर तीसरी बैठक में भी नहीं बन पाई सहमति। सवर्ण आयोग ने पल्ला झाड़ लिया है। आयोग ने कहा कि इस मामले पर फैसला राज्य सरकार करे। सवर्ण आयोग इस पर फैसला नहीं ले सकता है। बिहार में भूमिहार जाति को भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण, इसे लेकर गुरुवार को हुई तीसरी बैठक में भी फैसला नहीं हो पाया और विवाद से सवर्ण आयोग ने पल्ला झाड़ लिया। आयोग ने कहा इस मामले पर फैसला राज्य सरकार करे, सवर्ण आयोग इस पर फैसला नहीं ले सकता। दरअसल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भूमिहार लिखे जाने पर समाज के संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस विवाद पर 21 नवंबर और 8 दिसंबर को 2 बैठकें भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। अब तीसरी बैठक में भी सवाल का कोई हल नहीं निकला। जानकार इस विवाद को किस नजरिए से देख रहे हैं, इसे भी सुन लीजिए। तो सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया 81 वाले सेंसस में, लेकिन उसको वैश्य कैटेगरी में डाला गया, भूमिहार की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो उस समय 1881 में ये आता है और 89 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन किया जाता है और वो लोग पूरा एक मूवमेंट चलाते हैं कि नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण नहीं, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण हैं। क्योंकि और उसका अपोज किया गया जो भद्रलोक ब्राह्मण है बंगाल वाले, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो हमारे बराबर हो जाएंगे। और उनका लॉजिक ये था कि तुम भूमिहार जो हो वो तो तुमने हल पकड़ लिया है और हल पकड़ने के बाद तुम अशुद्ध हो गए। तो तीसरी बैठक के बाद भी भूमिहार ब्राह्मण वाले विवाद का समाधान नहीं निकला और सवर्ण आयोग ने एक बार फिर गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर मुस्लिम सूर्य नमस्कार और नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ जाएगा। होसबाले के इस बयान पर देखिए बिहार की सियासत भी सुलगी हुई है। वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है, वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मुस्लिम समुदाय से बड़ी अपील कर दी है। दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील की, कहा कि अगर मुस्लिम सूर्य नमस्कार करे, नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ जाएगा। दत्तात्रेय ने कहा सभी को सनातन अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक सनातन धर्म रहेगा
तभी तक ये धरती रहेगी। दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? संघ के सहकार्यवाहक दत्तात्रेय भोसवाले के इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है। महागठबंधन ने आरएसएस के सरकार्यवाहक पर निशाना साधा है, तो एनडीए ने उनके बयान को सही ठहराया है। दत्तात्रेय हसबोले ने जो संघ परिवार के नेता हैं, उनके द्वारा जिस तरह की बातें कही गई है, उनके द्वारा जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। न सिर्फ ऐतिहासिक अपितु ये तो वैज्ञानिक रूप से साबित है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन ही है। ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है और अच्छी चीजों का तो अनुश्रवण होना चाहिए। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध रखने वाली प्रक्रिया है। इसका अनुश्रवण तो सबको करना चाहिए। रही बात योग और व्यायाम की, तो निश्चित रूप से एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और यह किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत उसकी अपनी रुचि हो सकती है। जब मजहब की हम बात करते हैं, धर्म आस्था की बात हम करते हैं, पंथ की बात करते हैं, तो जब हम भारत के नागरिक हैं और भारत का संविधान ये बताता है कि हमें एक समावेशी राय इस पे रखनी चाहिए, ना कि विभाजनकारी राय रखनी चाहिए। गोरखपुर के खोराबार में हिंदू सम्मेलन के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह ने मुस्लिमों से सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और नदी की पूजा करने की अपील की। भोसवाले ने कहा, नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी अगर सूर्य नमस्कार और नदी की पूजा करें तो इसमें गलत क्या है? आरएसएस के सरकार्यवाह के बयान पर सियासत उबल गई है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उनके बयान के मायने समझा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन लोकसभा में भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल पास हो गया। विपक्ष ने बिल पास होने पर जमकर हंगामा किया और बिल के कागज फाड़कर फेंक दिए। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। लोकसभा में वीवी जी राम जी बिल पास होने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहा कि ये योजना देश के गांवों को मजबूत करने की सोच के साथ लाई गई है। वहीं उन्होंने विपक्ष की भूमिका को शर्मसार करने वाला बताया। तो रविशंकर प्रसाद ने भी इस योजना को मील का पत्थर बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। आज कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कौन सा आचरण किया? 10 घंटे कर चर्चा हुई रात तक, 8-10 घंटे आपको अपनी बात कहने का मौका मिला। जब शिवराज जी जवाब देने आए तो आप पूरे बिल को फाड़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं और उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्पीकर साहब की बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी हो गई है क्या? तो गांधी जी का नाम लेना बंद करें। में विपक्ष के पास पूरा अधिकार है अपने विरोध को दर्ज कराने का और वो पूरी तरीके से स्वीकार्य है। आप विरोध को दर्ज कराइए और विरोध दर्ज कराने का कल पूरा मौका चेयर के द्वारा आपको दिया गया। 4 घंटे की बजाय 8 घंटे की बहस कल इसके ऊपर कराई गई। विपक्ष के हर एक नेता ने अपने मत को पूरे विस्तार से रखा। चेयर ने खुली इजाजत दी कि जितनी देर की बहस आप चाहते हैं उतनी देर की बहस मिलेगी। 99 लोग इसमें बोले। रात में 1:30 बजे तक सदन चला है। पूरा मौका हर किसी को मिला अपनी बातों को रखने का। पर आज जिस तरीके से विपक्ष का आचरण सदन के भीतर रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं है। संजय सरावगी ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। पटना में संजय सरावगी ने पदभार संभालने से पहले बाबा साहेब को नमन किया और उसके बाद रोड शो किया। रोड शो के बाद बीजेपी दफ्तर में उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल ने उन्हें माला पहना करके स्वागत किया। संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों, आज मुझे पार्टी का दायित्व ग्रहण समारोह मुझे सौंपा गया है और आज मेरा अभिनंदन समारोह यहाँ रखा गया है। ये मेरा अभिनंदन नहीं, पूरे बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है
मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। फोन कर रहा था मित्रों, इस यात्रा में जो मेरी जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी मेरी हमारी सभी उपलब्धियां विचारधारा एवं राष्ट्र को समर्पित है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरी संघ की पाठशाला में हुई, जो दरभंगा में शिशु मंदिर था, उस शिशु मंदिर से मुझे मेरी जो है प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, उस दिन से ही यह मैं से हम की यात्रा प्रारंभ हुई मित्रों। और आज 4 दशक के बाद भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जो मैं मंडल का अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जब आप लोग से मुखातिब हूँ, तो संपूर्णता का भाव मन में आ रहा है। संजय जी को पूरी शुभकामना है, पूरा सहयोग है, पूरा नेतृत्व वर्ग आपके साथ खड़ा है और पूरी पार्टी चाहती है कि संगठन के संरचना को जो हम लोगों से छूटा होगा, मंगल जी से छूटा होगा, दिलीप जी से छूटा होगा, उस सारे संरचना को नीचे जमीन तक उतारने का काम है। इसलिए मैं फिर से आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और लगातार आपके साथ पूरी भाजपा की यूनिट, भाजपा का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होकर भाजपा को बिहार में श्रेष्ठ तक पहुंचाने का काम भी भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। संजय सरावगी ने देखिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है और इस दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहे। संजय सरावगी के कार्यभार संभालने पर लगातार उनको बधाइयां दी जा रही है। तमाम नेता और दिग्गज संजय सरावगी को बधाई दे रहे हैं, सुनिए। श्री संजय सरावगी जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। संजय सरावगी जी लगातार 5वीं बार और 6ठी बार इस बार दरभंगा से माननीय विधायक हैं। संगठन के लिए भी इनका लंबा अनुभव है और एक कुशल नेतृत्व के हाथ में आज जो है मुझे इस पद को सौंपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। नई ऊर्जा के साथ नव भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की जो अहम भूमिका है उसको पूरा करने में हमारे मिथिलांचल की धरती से आए हुए भाई संजय सरावगी जी प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाल लिए हैं।